नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे समृद्धि आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। और अब की बार मेंस पार्ट सीरीज जो हमारी चल रही है और 15 अक्टूबर से तो सारे बैच प्रारंभ हो ही गए हैं। तो इसके तहत जीएस का प्रश्न पत्र 2 है जो हम कराने वाले हैं और इसमें भी हम आईआर का एक प्रश्न ले रहे हैं। प्रश्न हमारा है कि भारतीय विदेश नीति के मूल स्तंभों की चर्चा करिए। तो देखिए, आईआर जो आप लोगों का है, तो जब तक आप मूल स्तंभ को नहीं जानेंगे तो उसके बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ है तो मूल स्तंभ के बाद ही उनकी भूमिका होती है। तो ऐसे में हम बहुत बेसिक प्रश्न ले रहे हैं लेकिन बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बस आप धैर्यपूर्वक 15 मिनट बने रहिए तो आपको यहाँ न केवल एक प्रश्न का मॉडल आंसर मिल जाएगा बल्कि प्रश्न को लिखना कैसे, भूमिका कैसे देनी है, निष्कर्ष कैसे देना, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, वो भी आप बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। संस्थान 2 बैच चला रहा है, इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। एक हमारा जो बैच है मुख्य परीक्षा बैच है पीसीएस लेकर के, और दूसरा जो बैच है आरओ का। और पीसीएस में भी जो दो हमारे जो बैच चल रहे हैं, एक तो शून्य से शिखर बैच है और दूसरा है अब की बार मेंस पार। शून्य से शिखर बैच उन बच्चों के लिए है जो 2026-27 के पीसीएस को लेकर के समर्पित है, और जो अब की बार मेंस पार हमारा बैच है वो उन बच्चों के लिए जो इस बार मुख्य परीक्षा दे रहे हैं। तो ऐसे में ये दोनों बैच आप लोगों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है, इनको ज्वाइन करें। और आरओ वाले बच्चे हमारे इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ डेली आपको प्रश्न दिए जाएंगे, आप लिख करके दिखाएंगे, आपकी कॉपी का मूल्यांकन होगा कुछ इस तरीके से। जो भी कमी रहेगी देखिए बताया गया है। अगर 1 नंबर आधा नंबर भी आपका कटा है तो क्यों कटा है और कैसे आप और ज्यादा इसमें जो है इंप्रूव कर सकते हैं, तो ये सारी चीजें यहाँ बताई जाएगी कमेंट करके। और फिर जो है आपको इसका मॉडल आंसर भी देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कमेंट कर दिए हमारा काम खत्म हो गया, हम आपको मॉडल आंसर देंगे और ये आपके प्रत्येक प्रश्न पत्र के प्रत्येक टॉपिक से इसी तरीके से संस्थान प्रयास करेगा। और जब आपका बैच कंप्लीट होगा तो देखिएगा आपके पास 750 प्लस प्रश्न जो है वो इसी तरीके से रहेंगे। तो इतना आप याद करके चले जाइए, जो आपने आंसर, जो आप संस्थान से जुड़ के आंसर राइटिंग करेंगे वो तैयार कर लीजिए, तो मुख्य परीक्षा में बहुत बेहतरीन स्थिति में रहेंगे। और देखिए यहाँ जो अभी का समय है तो वो कायदे से देखा जाए तो मुख्य परीक्षा को पढ़ने का ही समय है, क्योंकि इधर आप लगातार 4-5 महीना पूरी तरीके से पीटी मोड में ही रहे हैं। तो अब पीटी मोड से थोड़ा सा निकलिए, क्योंकि पीटी पास कर लेना बहुत बड़ा चैलेंज नहीं, चैलेंज है मुख्य परीक्षा पास करना, जहां सबसे ज्यादा संघर्ष होता है, सबसे ज्यादा प्रतिस्पर्धा रहती है और जो सबसे ज्यादा निर्णायक होता है। तो वैसे में मुख्य परीक्षा तैयार रहेगी बढ़िया से, तो एक बार भी आप पीटी पास करेंगे तो फाइनल सिलेक्शन ले लेंगे। नहीं तो होगा क्या कि आप पीटी पास करते रहिए और मुख्य परीक्षा फेल करते रहिए, तो वही सांप सीढ़ी वाली गति हो जाएगी कि आप जो है एक कदम आगे बढ़ेंगे फिर जो है अगले ही स्टेप में एक कदम पीछे आकर के वहीं शून्य पे रह जाएंगे। तो उस स्थिति से बचने के लिए ये सारे बैचेस बहुत फ्रूटफुल हैं। नंबर स्क्रीन पे ब्लिंक कर रहा होगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं वहां बात करके। तो प्रश्न हमारा है कि भारतीय विदेश नीति के मूल स्तंभों की चर्चा कीजिए। तो वैश्विक संबंधों के क्षेत्र में भारत एक स्वतंत्र नीति का अनुसरण करेगा तथा दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और सद्भावना के प्रसार के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहेगा। तो ये एक स्टेटमेंट है किसका, हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का। और आप अपने प्रश्नों की शुरुआत किसी स्टेटमेंट से कर सकते हैं, प्रभावी होता है। तो हमने जवाहरलाल नेहरू जी के एक स्टेटमेंट से किया है कि जो हमारा वैदेशिक जो संबंध होगा उसका जो है कि हम एक स्वतंत्र नीति का इसके तहत अनुसरण करेंगे, पहली चीज। और दुनिया के शांति प्रिय राष्ट्रों के साथ मिल करके अंतरराष्ट्रीय सहयोग को बढ़ाने, सद्भावना के प्रसार के लिए जो है निरंतर हम प्रयत्नशील रहेंगे। ये हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी का कहना है। और यही जो है आज भी भारत की विदेश नीति का आधार स्तंभ है, मतलब ये जो वाक्य है यही हमारी विदेश नीति का आधार स्तंभ है। और अगर वर्तमान में देखें तो भारत की विदेश नीति के मूल अव्यय निम्नवत हैं। तो सबसे पहला जो हमारा है वो गुट निरपेक्षता की नीति है कि भाई हम जो है गुट निरपेक्ष नीति का अनुसरण करेंगे, मतलब हम किसी भी गुट में नहीं रहेंगे। क्योंकि आप लोग को ये पता ही होगा कि जब भारत आजाद हुआ
तो उसके पहले मतलब 47 में हम आजाद होते हैं और 45 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होता है। तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देश दुनिया जो है वो दो ध्रुवों में बटी नजर आती है। एक ध्रुव का जो नेता होता है वो यूएसए होता है, दूसरे ध्रुव का नेता कौन होता है? सोवियत संघ होता है। एक खेमा पूंजीवादी है, दूसरा खेमा साम्यवादी है। तो ऐसे में जो तृतीय दुनिया के देश हैं, मतलब तृतीय दुनिया के वे देश हैं जो अभी नई नई अपनी आजादी पाए, जैसे जो अफ्रीकी देश हैं, एशियाई देश हैं और उसमें भी विशेषकर दक्षिण एशियाई देश हैं, तो इनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनके सामने बड़ी समस्या आई कि भाई हम अभी अभी आजाद हुए हैं और जिस तरीके से विश्व ऑर्डर चल रहा है, तो अगर हम अमेरिका से नहीं मिलते हैं तो रूस जो है तो अमेरिका के कोप का भाजन होंगे, और अगर रूस से जाकर के मिल लेते हैं तब भी अमेरिका हमसे मतलब चिढ़ा रहेगा। तो ऐसे में हम क्या करें कि जो है हम तटस्थ भी रहे और हमारे सबसे बेहतर संबंध भी रहे। तो ये जो तृतीय दुनिया के देश है, इसमें जो प्रमुख देश हैं जैसे यूगोस्लाविया हुआ, मिस्र हुआ, फिर अपना भारत हुआ, तो ये सब लोगों ने मिलकर के क्या किया कि एक गुट निरपेक्ष आंदोलन चलाया कि भाई हम किसी गुटबाजी में नहीं है, और लेकिन ये है कि हमारे दोनों खेमों के साथ बेहतर संबंध रहेंगे, और वही विदेश नीति का आधार स्तंभ बनता है। तो गुट निरपेक्षता की नीति, तो गुट निरपेक्षता भारतीय विदेश नीति का सार तत्व है। इस नीति का आशय है कि भारत वर्तमान विश्व राजनीति में दोनों गुटों, वही जो अमेरिका और यूएसएसआर है, में किसी में भी शामिल नहीं होगा। वह अलग रहते हुए उनसे मैत्री संबंध कायम रखने की कोशिश करेगा, और उस मैत्री संबंध में ऐसा नहीं है कि जो है हमारे संबंध रूस से बेहतर होंगे तो अमेरिका से नहीं, हम दोनों से बैलेंस लेके चलेंगे। और भारत ने इस तरीके से प्रयास भी किया था, लेकिन गुट निरपेक्ष आंदोलन की अपनी भी सीमाएं रही हैं, और जब इस पे हम प्रश्न कराएंगे तो बताएंगे कि इसमें खामियां क्या रही, समस्याएं क्या रही, और इसीलिए देखेंगे। तो आज चूंकि हमारे द्वारा शुरू किया गया तो हम इसकी प्रासंगिकता तो कहते ही हैं, लेकिन सही मायने में आज जो है दुनिया इसको उस तरीके का अनुसरण नहीं कर रही है जैसी इसकी जरूरत थी। तो खैर वो तो उस टॉपिक का प्रश्न है, यहाँ उसका चर्चा करना कोई मतलब नहीं है। तो सबसे पहला आप देंगे जो हमारी विदेश नीति का आधार है, गुट निरपेक्षता की चर्चा हो गई। फिर दूसरा है शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति। भारत सदियों ही विश्व शांति का समर्थक रहा है। भारत जियो और जीने दो के दर्शन में विश्वास करता है। भाई हमारा जो, हम किसकी भूमि से हैं? हमारी जो भूमि है वो बुद्ध की भूमि है, महावीर की भूमि है। हम जो है भगवान राम की परंपरा से, हमारे यहाँ गांधी हुए हैं, तो हम लोग तो भाई जीने और जीने दो में विश्वास करते हैं, और वही हमारी विदेश नीति का भी आधार है। अंतरराष्ट्रीय विवादों को निपटाने हेतु भारत द्विपक्षीय या त्रिपक्षीय वार्ताओं, समझौतों, मध्यस्थता आदि पर बल देता है, जैसे सिंधु जल समझौता, ताशकंद समझौता, गुजरात सिद्धांत, नेबरहुड फर्स्ट नीति आदि इसके जो है वो उदाहरण हैं। तो जो हमारा शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है, तो ये सारे आप उदाहरण भी दीजिए, और जब भी आप कोई दावा करें तो वहां कुछ उदाहरण देने का प्रयास भी करें, क्योंकि यही उदाहरण जो है यही आपके दावे की पुष्टि करते हैं और यही अंक दिलाते हैं। फिर अगला जो हमारा है कि साधनों की पवित्रता की नीति, मतलब साधन और साध की पवित्रता की बात होती है ना, कि भाई अगर आप साध पवित्र रखते हैं और साधन और उसके पहुंचने का जो साधन है वो सही नहीं है, तो फिर वो साध्य को भी डिस्टर्ब कर देगा। तो गांधी जी कहते हैं ना कि भाई किसी भी चीज को, मतलब वहां साध्य और साधन दोनों की पवित्रता होनी चाहिए। तो यही हमारे विदेश नीति का आधार है। तो भारत की विदेश नीति अवसरवादी और अनैतिक नहीं है, मतलब हम अवसरवादी राजनीति नहीं करते, हम अनैतिक राजनीति नहीं करते, हम साधन और साध दोनों की पवित्रता की बात करते हैं। और इसी नीति का परिणाम है कि पाकिस्तान से वर्ष 1965 और 1971 के युद्ध के बावजूद भारत ने ताशकंद में शिमला समझौते के द्वारा कश्मीर समस्या के शांतिपूर्ण समाधान का जो है वो प्रयास किया है। तो मतलब ताशकंद और जो हमने शिमला समझौता किया है, मतलब जीतने के बाद भी, तो ये हमारा कैसा प्रयास दिखता है? यही साधन साध्य की पवित्रता की। नहीं तो हम जीते हुए थे, हम उसी समय चाहते तो थोड़ा सा और एग्रेसिव होकर के, आक्रामक होकर के अपने जो आजाद जो कश्मीर कुछ हमारा जो पाकिस्तान के हिस्से में उसको हम आजाद करा लेते,
और चाहते तो पाकिस्तान का भी कुछ चीजें हड़प सकते थे, लेकिन वो हमारी चाल चरित्र चेहरा नहीं है। हमारा ये है कि भाई हम आपकी संप्रभुता का सम्मान रखेंगे, आप हमारी रखेंगे, लेकिन जो आपने अनावश्यक हमारे पर अतिक्रमण किया उसकी डिमांड तो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे, लेकिन उसमें भी हम संयम बरत रहे हैं। भाई आप हमारे भूभाग पे कब्जा करके बैठे हुए हैं, फिर भी हम उसको शांतिपूर्ण तरीके से ही सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो चाहते तो हम यही आक्रामक होकर के उसको पा सकते थे, लेकिन हम जान रहे हैं कि वो हमारे जो हमारा आधार है हमारी विदेश नीति का कि साधन साधकी पवित्रता, तो वो नहीं है कि भाई हम जबरदस्ती या बलपूर्वक कोई चीज अपने पास ले आए, वो हम नहीं चाहते हैं। तो उसके संदर्भ में उदाहरण दे दीजिए। फिर पंचशील की जो हमारी नीति है कि भारत ने अंतरराष्ट्रीय मामलों में सदियों ही पंचशील के सिद्धांतों का जो है वो अनुसरण किया है। और आप इतना ही देख के निकल जाइएगा, थोड़ा सा हम पंचशील के बारे में बता देना, क्योंकि ये जानते रहे कि भैया पंचशील है क्या। तो पंचशील में देखिए 5 नियम है। जो पहला नियम है कि एक दूसरे की प्रादेशिक अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना है, मतलब जो भी देश है तो आप हमारी प्रादेशिक एकता और संप्रभुता का सम्मान करेंगे, हम आपकी करेंगे। फिर अनाक्रमण, मतलब हम युद्ध नहीं करेंगे, आपके ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे। समानता एवं पारस्परिक लाभ, मतलब जो हम समानता की बात करेंगे और जो लाभ होगा तो पारस्परिक लाभ होगा। मतलब ऐसा नहीं कि हम एक तरफा लाभ अपने लेकर के और आपको नुकसान करें, ऐसा नहीं है। हम पारस्परिक लाभ की बात करते हैं और एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हम हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ये पंचशील का चौथा सिद्धांत है। और पांचवा भाई है कि शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की, मतलब भाई आपका भी अस्तित्व बना रहे, हमारा भी अस्तित्व बना रहे और हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से रहें, जो सबसे आदर्श स्थिति को दर्शाता है। फिर अगला जो हमारा है कि पंचशील के बाद कि हम संयुक्त राष्ट्र संघ के समर्थन की नीति का जो है वो करते हैं। तो भारतीय संयुक्त राष्ट्र संघ का संस्थापक सदस्य रहा, तो जो भारत है वो यूएनओ का जो है संस्थापक सदस्य रहा है। और यूएनओ का गठन आप लोगों को तो पता ही होगा कि वो कब हुआ था, किस लिए हुआ था। क्योंकि जब देश दुनिया तो विश्व युद्ध लड़ ली तो उसको लगा कि यार युद्ध जो है वो किसी भी समस्या का समाधान नहीं है और शांति ही जरूरी है। और शांति स्थापित करने के लिए देश दुनिया में इस संस्था का गठन हुआ और इसको प्रभावी बनाया गया। तो ऐसे में भारत की भी मंशा यही है कि भाई दुनिया में शांति बनी रहे, तो हम यूएनओ में बहुत ज्यादा बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं। और सोचिए हम नए नए आजाद हुए थे, मतलब 45 में ये बना था, 47 में जो है हम आजाद हुए थे, तो भी हम उसके संस्थापक सदस्य थे। मतलब भारत जब ये बना तभी से इसका मेंबर है। और शांति अभियानों में जो यूएनओ की जो पीस कीपिंग जो योजनाएं चलाई जाती है उसमें भारत अपनी क्षमता से अधिक जो है वो पार्टिसिपेट करता है। भारत इसके विभिन्न अंगों, अभिकरणों एवं समितियों का सक्रिय सदस्य रहा है। भारत संयुक्त राष्ट्र शांति मिशनों हेतु सबसे अधिक सैनिक भेजने वाले देशों में एक है। मतलब जो शांति मिशन भेजे जाते हैं तो उसमें सबसे ज्यादा सैनिक हमारे ही जो है देश के द्वारा भेजे जाते हैं। फिर उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का हम विरोध करते हैं, क्योंकि हम खुद जो है अंग्रेजों के उपनिवेश थे, 200 सालों तक करीब करीब हम उनके गुलाम रहे। तो ऐसे में हम इस दास्ता को बहुत अच्छे से समझते हैं और हम ये चाहते हैं कि देश दुनिया में इस ये जो वर्चस्व की चीजें हैं उपनिवेश का, इसका अंत हो, इसकी समाप्ति होनी चाहिए। और भारत अपने आजादी से लेकर के आज तक इसका जो है पूरी तरीके से मुखालफत करता है। तो वही आप यहाँ बता रहे हैं कि भारत वर्षों से इंग्लैंड का उपनिवेश रहा है, अतः भारत ने सदियों ही उपनिवेशवाद एवं साम्राज्यवाद का विरोध किया है। उसने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सदियों जाति भेद, रंग भेद, साम्राज्यवाद और आतंकवाद का विरोध किया है तथा विश्व शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जो है वो निभाई है। तो आप इसका भी उल्लेख कर दें। और फिर भारत ने सदैव अपनी विदेश नीति के माध्यम से विकास एवं सहायता की नीति का अनुसरण किया है। मतलब जो हमारी विदेश नीति का जो अगला आधार स्तंभ है, तो इसमें क्या है कि हम डेवलपमेंट की बात करते हैं और हम कोऑपरेशन मतलब सहयोग सहायता की बात करते हैं। तो ये हमारे विदेश नीति का अगला आधार स्तंभ है, जिसके तहत हाल के वर्षों में भारत की विकास सहायता का मुख्य माध्यम अल्प विकसित तथा विकासशील देशों को रियायती शर्तों पर ऋण श्रृंखला प्रदान करना।
कि हम जो है लाख चुनौतियों के बाद भी जितना हमसे बन पड़ रहा है, अपनी क्षमता से भी ज्यादा हम जो गरीब देश हैं, जो अल्प विकसित देश है, वहां तमाम विकासात्मक गतिविधियों में हम जो है हम लिप्त है। वहां तमाम हमारे द्वारा प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं और आप उदाहरण तो देख ही सकते हैं कि भाई अफगानिस्तान में है, नेपाल में है, भूटान में है, इस तरीके से कई अफ्रीकी देश हैं जहां हमारे द्वारा कई प्रकार के विकासात्मक प्रोजेक्ट चलाए जा रहे हैं। इस प्रकार भारतीय विदेश नीति ने बदलते वैश्विक परिवेश में अपने आर्थिक, राजनीतिक तथा सामरिक हितों की रक्षा करते हुए नए तत्वों के साथ अपने मूल स्तंभों को अक्षुण्ण बनाए रखा है। तो मतलब आप जो उदाहरण मतलब निष्कर्ष दे रहे हैं तो थोड़ा बैलेंस होना चाहिए। और निष्कर्ष में आप क्या बता रहे हैं कि भारत जो है अपने मूल जो हमारे आदर्श है, कूटनिरपेक्षता की नीति है, शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति है, साधन साध्य की पवित्रता की नीति है, वो सब तो हम आज भी अक्षुण्ण बनाए रखे हैं। और साथ ही साथ जो बदलती परिदृश्य है उसमें भी हम सामंजस्य बैठाने में सफल रहे हैं। और आपके निष्कर्ष का पार्ट भी ऐसे ही बहुत सकारात्मक होना चाहिए। तो ठीक है, आज के प्रश्न का उत्तर यही तक था। और मुझे बहुत भरोसा है कि इस प्रश्न के माध्यम से न केवल आपको एक प्रश्न का मॉडल आंसर मिला होगा, बल्कि भूमिका कैसे लिखनी, निष्कर्ष कैसे लिखना, बीच का पार्ट कैसे लिखना है, इसके बारे में भी हम कुछ बता पाए होंगे। इसके बारे में तो मैंने चर्चा करी थी। तो अभी तक आप लोगों ने ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें। और अभी इसमें ऑफर भी चल रहे हैं तो इसका लाभ भी उठा सकते हैं आप। ये हमारे कुछ लिंक्स हैं। एक तो हमारा समृद्धि आईएएस का जो टेलीग्राम है, ये लिंक है। दूसरा जिससे हम आप रूबरू हो रहे हैं, समृद्धि आईएएस का यूट्यूब चैनल है। और तीसरा हमारा है संदीप मिश्रा ऑफिशियल। तो ये तीनों जो है चैनल आपकी तैयारी के लिए बेहद उपयोगी हैं, बेहद महत्वपूर्ण है। तो अभी तक आप लोगों ने अगर ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन करें तो ठीक है। और सबसे लास्ट में यदि आप हमसे बात करना चाहते हैं, हमारे किसी बैच से जुड़ना चाहते हैं तो 7303307507 पे संपर्क कर सकते हैं। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। पुनः मिलते हैं नए वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, शुभकामनाएं आपको।